आज हम जिस सेक्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान की बैकबोन है, जिसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर या ज़राती शोबे से डिनोट करते हैं। पाकिस्तान की टोटल इनकम का 40% एग्रीकल्चर से आता है, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल, कॉटन, वो भी एक ज़री शोबे से वाबस्ता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से वाबस्ता है। इसको डेवस्टेट करने के लिए हमारी इकोनॉमी के अंदर कभी फ्लड्स आ जाते हैं, वो भी इसको तबाह करते हैं, वो भी इसके साथ बुरा इम्पैक्ट डालते हैं, हमारी एक्सपोर्ट गिर जाती हैं। और इस एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरा करने के लिए अगर हम अपने इन्वेस्टर फ्रेम माइंड को ऑन करें तो क्या चीज़ है जिसको हम एज ए इन्वेस्टर देख सकते हैं। अब हम खुद फार्मिंग तो नहीं कर सकते, फार्मर तो अपनी फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन फार्मर्स को चाहिए क्या, एक अच्छी यूरिया, एक अच्छी फर्टिलाइजर। तो हम उन कंपनीज को देख लेते हैं जो कि इनको फर्टिलाइजर देती हैं। हम अगर उन कंपनीज का बिजनेस मैकेनिक्स समझ लें, बिजनेस करने का मॉडल समझ लें, वो कैसे यूरिया बनाती हैं, किस किस तरह यूरिया बन के आगे प्रोवाइड की जाती है और उसके ऊपर कितने मार्जिन होते हैं, वो क्या डिविडेंड देते हैं, तो हम एज ए बिजनेस उनके यूरिया के बिजनेस में पार्टनर बन जाएंगे और जो वो प्रॉफिट्स कमा रहे होंगे वही वाले प्रॉफिट हम भी कमाएंगे। पाकिस्तान की यूरिया के अंदर और ये फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर 3 बड़ी कंपनीज हैं, जिनमें एफएफसी सबसे पहले नंबर पे आती है, दूसरे नंबर पे फातिमा फर्टिलाइजर है और फिर एंग्रो है। ये तीनों कंपनीज $1 बिलियन कंपनीज हैं। ये तीनों मिलके $5 बिलियन से ऊपर की वैल्यूएशन दिखा रही हैं। हर कंपनी की वैल्यूएशन तीनों की कंबाइन $5 बिलियन से ऊपर की है। अब हम इनके बिजनेस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये बिजनेस चलता कैसे है, ये बिजनेस बनाता कैसे है। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये बिजनेस स्टार्ट कहां से होता है। यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग में जो सबसे इनकी ओलिगोपली अभी तक ये क्यों ये 3 कंपनियां ही इसको लेके चल रही हैं और ये क्यों एक ओलिगोपली की फॉर्म में आया हुआ है, इसके लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि जब पाकिस्तान 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान में यूरिया का कोई प्लांट नहीं था। हम सारी यूरिया बाहर से इंपोर्ट करते थे। वो इंपोर्ट अमेरिका से, डिफरेंट यूरोपियन कंट्री से इंपोर्ट होती थी और वो हम अपनी जमीनों में डालते थे। लेकिन इन द मीनवाइल 60s के अंदर माड़ी गैस फील्ड डिस्कवर हो गई। 73 के अंदर एक्चुअली वो माड़ी गैस फील्ड डिस्कवर हुई। फिर हमने इसका एक प्लांट लगा दिया। हमें ये पता चल गया कि हमारे पास एनर्जी आ गई है, इस एनर्जी को कन्वर्ट करके हम यूरिया की फर्टिलाइजर की एक फैक्ट्री लगा सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने उस वक्त नेशनल फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन 1973 के अंदर लगाई। ये बढ़ते बढ़ते 90s में अगर हम जब पहुंचते हैं तो गवर्नमेंट ने इसको प्राइवेटाइज कर दिया। फिर वहां से ये प्राइवेट कंपनी स्टार्ट होंगी, जिसमें एफएफसी भी स्टार्ट हुई और बाकी कंपनीज ने भी इसमें चांसेस लेना शुरू कर दिए और इसको आगे बढ़ाया। अब ये यूरिया देखें बनती कैसे है। अगर ये 50 kg का जो यूरिया का बैग है उसके लिए अप्रोक्सीमेटली 1.3 क्यूबिक फीट गैस यूज होती है, गैस के यूनिट यूज होते हैं। और वो यूनिट जो गैस की जो यूरिया के जो पैकेट है वो 4300 रुपए से के अंदर सेल आउट होता है लोकली। और यही बैग अगर हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो 7000 रुपए का हमें पड़ता है। इसीलिए यूरिया की सारी कंपनी जो कि लोकली जिनको सस्ती गैस प्रोवाइड करती है, माड़ी गैस, और अल्टीमेटली उनका एक हिडन कॉन्ट्रैक्ट होता है गवर्नमेंट के साथ कि आपको हम सस्ती गैस दे रहे हैं तो आपने हमारे फार्मर्स को सस्ती यूरिया देनी है। इसीलिए इन कंपनीज की सारी यूरिया सेल आउट हो जाती है। अब ये देखना ये कि क्या जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर यूरिया की डिमांड और सप्लाई क्या है, क्योंकि हमने प्रोडक्ट तो हमने आइडेंटिफाई कर ली। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि यूरिया ओवरऑल पाकिस्तान में 6 से 7 मिलियन टन यूज होगी इन नेक्स्ट ईयर 2026। कोई नया प्लांट नहीं लग रहा, हमारी डिमांड भी इतनी है। इवन 2025 के अंदर इतने ज्यादा फ्लड्स आए, फ्लड्स आने के बाद भी इसकी डिमांड 6 मिलियन टन के तक की रही। तो अब नेक्स्ट ईयर अगर फ्लड नहीं भी आते तो ये 6 से 7 के दरमियान में होवर करेगी। इसलिए इसका ऐसा फ्रेमवर्क ऑन हो गया है कि जितनी इसकी डिमांड है उतनी ही इसकी सप्लाई है, यानी जितनी यूरिया की बोरियां प्रोड्यूस होंगी वही सारी की सारी सेल हो जाएंगी। इसलिए हमें इस घबराने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे हमारी यूरिया अनसोल्ड बची रहेगी। अगर हम इन तीनों कंपनीज का कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि जो यूरिया की एफएफसी का सबसे बड़ा जो प्रोडक्ट है वो यूरिया है। यूरिया बनाने के लिए एफएफसी और फातिमा फर्टिलाइजर का कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हुआ है माड़ी गैस के साथ कि वो उनको चीप गैस प्रोवाइड करेंगे और वो आगे से उनकी कॉस्ट लोअर हो जाएगी। जब उनकी कॉस्ट नीचे आएगी तो वो फार्मर को भी सस्ती यूरिया देंगे। अभी एक नई डेवलपमेंट ये हुई है कि एंग्रो के कुछ प्लांट्स को भी माड़ी ने गैस देना शुरू कर दी है। अगर आप पिछले 2 साल के इंडेक्स पे नजर डालें तो
फातिमा फर्टिलाइजर और एफएससी का शेयर तो कोई 3 से 4 टाइम्स बढ़ा है, 2 से 3 टाइम्स बढ़ा है, लेकिन एंग्रो का शेयर उस हिसाब से नहीं बढ़ा। लेकिन जो इसके अंदर वही फ्रेमवर्क ऑन होगा, जब माड़ी इसको भी गैस सप्लाई करेगी तो इसका शेयर भी जरूर इंक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँ, ये एक एडवाइस है, ये एक आपको एक नॉलेज है, ये इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप एफएफसी या फातिमा फर्टिलाइजर या आप यूरिया या आप एंग्रो के शेयर बाय कर लें। शेयर बाय करने से पहले आपने उसको 100% खुद एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद फिर आपने इसकी बाइंग की तरफ जाना है। ये हम आपको ये रिकमेंड कभी भी नहीं करेंगे डायरेक्टली कि आप कोई भी शेयर दे दें। हम आपको एक पिक्चर बता देंगे कि ये इसका कंपैरेटिव एनालिसिस ये है। अगर हम एफएससी को डीपली जाके देखते हैं तो एफएससी की टोटल जो प्रोडक्शन है 3 से 3.5 मिलियन टन यूरिया ये प्रोड्यूस करती है पूरे साल के अंदर, और कोई 8,50,000 डीएपी भी सेल आउट होती है। 8,50,000 टन इसकी डीएपी भी सेल होती है। इसके जो टोटल रेवेन्यूज हैं एक्सपेक्टेड ये 500 बिलियन तक के हैं। इसका ग्रॉस प्रॉफिट कोई 190 बिलियन तक जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर इसके देखते हैं तो ये 140 से 150 बिलियन के दरमियान में है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को अगर हम देखते हैं तो ये 160 से 170 की रेंज में आ रहा है। नेट प्रॉफिट ये कोई साल 2026 के अंदर 90 से 100 बिलियन बिटवीन जाएंगे, और टोटल जो पे आउट रेशियो इनकी रही है वो 60 to 70 रुपीज तक ये पे आउट करते हैं, 75% तक ये पे आउट करते हैं। अगर हम इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस निकालते हैं, एनपीवी निकालते हैं तो 40 से 50 रुपीज की आती है। अगर हम इसकी पी रेशियो निकालते हैं तो वो 8 से 9 के दरमियान में होवर करती है। अगर हम इसकी वैल्यूएशन करते हैं इन सब फैक्टर्स के ऊपर प्रोजेक्ट करके तो इसकी वैल्यू जो फेयर वैल्यू निकलती है वो 550 रुपीज से 600 रुपीज तक की आती है। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी मैं बता दूं कि गोइंग फॉरवर्ड ये कैश रिच कंपनी है। ये ऐसी कंपनी है कि जिसके पास ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट थर्कोल का आ चुका है। ये थर्कोल को गैसिफाई करके उससे भी ये यूरिया प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन उसका इंपैक्ट अगले 5 से 10 साल के दरमियान आएगा। लेकिन इनके पास ये अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी मौजूद है जिससे ये मजीद सस्ती बिजली प्रोड्यूस करेंगे। और मोस्ट रिसेंटली इन्होंने पीआईए के अंदर भी अपना शेयर डालने के लिए जो कंसोर्शियम आरएफ अभी विन किया था उसके साथ इनका एमओयू साइन होने वाला है। उसके इंपैक्ट भी इनकी बैलेंस शीट पे आएंगे। तो मेरे हिसाब से एक एफएफसी गोइंग फॉरवर्ड 2026 में एक अच्छा टर्न अराउंड शेयर हो सकता है। लेकिन आप इसको खरीदने से पहले खुद एनालाइज करें, खुद बिजनेस को समझें, और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए, इसकी डिविडेंड पे आउट रेशियो को देखते हुए, इसकी पी वैल्यूएशन को देखते हुए, फेयर वैल्यू को देखते हुए कोई भी डिसीजन करें जिसके मालिक और जिसके प्रिकॉशन आप खुद लेंगे और खुद ही उसके ओनर होंगे।